हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग PYQ नेट एजुकेशन के प्रैक्टिस में 10वां पार्ट को लेकर आपके समक्ष आई हूँ। इसमें 12 क्वेश्चन है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आने वाले एग्ज़ाम में इससे मदद मिलेगी, क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हों। तो अभी जो भी सीरीज आ रहे हैं उसको एक बार आप लोग देख जरूर लेंगे। हो सकता है कि कुछ नंबर के क्वेश्चन इससे आपको मिल जाए और आपको इससे फ़ायदा मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टिगेटर कमिट्स टाइप 2 एरर व्हेन ही और शी। एक अन्वेषक टाइप 2 की त्रुटि करता है जब वह ही रिजेक्ट्स अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। वह एक शून्य परिकल्पना को खारिज कर देता है जब यह सच होता है, या फिर एक्सेप्ट्स नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, या सत्य होने पर एक शून्य परिकल्पना को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, या फिर रिजेक्ट्स नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। झूठी होने पर, गलत होने पर शून्य परिकल्पना को खारिज करता है, या एक्सेप्ट्स नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। तो क्या है, इसमें दो संभावना दी गई है कि एक में कि नल हाइपोथेसिस जब ट्रू हो तब उसे स्वीकार करता है या खारिज कर देता है। दूसरा क्या है कि नल हाइपोथेसिस को या तो स्वीकार कर, गलत होने पर या तो स्वीकार कर लेता है या तो खारिज कर देता है। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा सही क्वेश्चन है। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है ये हमें पहले समझना होगा, और त्रुटि 1 और एरर 1 और एरर 2 क्या होता है। तो हाइपोथेसिस क्या है? एरर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो तरह का एरर होता है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। ठीक है, तो टाइप 1 यहाँ लिखती हूँ, पहले इसको हटा दूँ। पहला होता है टाइप 1 एरर। ठीक है, पहले, और दूसरा होता है टाइप 2 एरर। पहले ये समझ लें कि ये दोनों एरर होते क्या हैं। तो टाइप 1 एरर होता है जो ना, वो तब होता है कि जब हम नल हाइपोथेसिस, जिसको हम H0 से दिखाते हैं, नल हाइपोथेसिस को हम इससे दिखाते हैं, और ये इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्या, कौन सा रिजेक्ट? नल हाइपोथेसिस जब ट्रू होता है, व्हेन। टाइप 1 एरर कब होता है? टाइप 1 एरर यहाँ लिखते हैं, टाइप 1, ये तो एरर के टाइप्स मैंने लिखा। टाइप 1 एरर कब होता है? जब हम H0 जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करते हैं। When we reject, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं when it is true, ये सही होता है और हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, तब टाइप 1 एरर होता है। ठीक है, और टाइप 2 एरर कब होता है कि एक्सेप्ट व्हेन कर लेते हैं, वी एक्सेप्ट H0 null hypothesis when it is false, when H0 is false। तो ये क्लियर हो गया कि टाइप 1 एरर तब होता है जबकि हम रिजेक्ट कर देते हैं। जब H0 ट्रू होता है तब हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, और तब हमारा कौन सा एरर हो गया? टाइप 1 एरर हुआ। इसको हम इससे एक बार दूसरे कलर से लिख के दिखाते हैं। टाइप 1 एरर में क्या है कि टाइप 1 एरर इज रिजेक्टिंग, ऐसे लिखने से ज़्यादा क्लियर होगा, H0 दैट इज नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया जब ये ट्रू था। और टाइप 2 एरर कब होता है? एरर होता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं जब हम, एक्सेप्टिंग H0 that is null hypothesis when it is false,
ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन तो आना ही आना है, इसलिए इसको आप एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि एरर 1 है रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस जब ये सही होता है, और टाइप 2 एरर है एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस जब ये फॉल्स होता है। तो नल हाइपोथेसिस ट्रू है और टेस्ट रिजेक्ट किया तो कौन सा एरर हुआ? टाइप 1। और नल हाइपोथेसिस फॉल्स है बट टेस्ट एक्सेप्ट किया तो ये टाइप 2 एरर हो गया। अब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और टेस्ट इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ये सही डिसीजन होता है कि सही रिजेक्ट। जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और उसको एक्सेप्ट कर लिया तो करेक्ट डिसीजन, और जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो उसको रिजेक्ट करना भी करेक्ट डिसीजन है। तो टाइप 1 एरर क्या होता है कि टाइप 1 एरर नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया जबकि वो सही होता है। जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल में किसी दवा का ट्रायल किया गया तो नल हाइपोथेसिस में हो सकता है कि न्यू ड्रग को मान के चला गया कि अच्छा नहीं है, या जो करंट ड्रग है उससे ये एवरेज है। लेकिन ये क्या होता है कि टाइप 1 एरर कब हो जाएगा कि जब हमने किया कि दोनों ड्रग जो कि डिफरेंट इफेक्ट कर रहा है और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो टाइप 1 एरर अगर हो जाएगा तो वो ज़्यादा सीरियस हो सकता है। इसलिए इस क्या करना है हमें, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम ड्रग के समय में कर रहे हैं तो रिजेक्शन से कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर हम गलती कब होगी? जब एक्सेप्ट कर लेंगे और जबकि वो फॉल्स होता है तो उससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो टाइप 2 एरर क्या है? और टाइप 2 एरर हाइपोथेसिस टेस्ट में क्या होता है कि H0 इज नॉट रिजेक्टेड, null hypothesis is not rejected when it is false और एक्सेप्ट हो गया। तो जैसे कि हो गया कि नया ड्रग को जब हम कर रहे हैं तो नल हाइपोथेसिस हमारा है कि नया ड्रग अच्छा नहीं है और करंट ड्रग से अच्छा नहीं है या एवरेज है। तो क्या है कि दोनों ड्रग में एवरेज माना गया, लेकिन टाइप 2 एरर कब हो जाएगा? जबकि दोनों ड्रग सेम इफेक्ट कर रहा है लेकिन दोनों ड्रग में कोई डिफरेंस भी नहीं है। तो टाइप 2 एरर कब होगा? तो सैंपल जब साइज छोटा होता है, अगर हम उसको मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं जब वो गलत होता है तो इसमें क्या है कि इन्वेस्टिगेटर टाइप 2 एरर कब करता है? जब वो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेता है जब यह गलत होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4 कि झूठा होने पर शून्य परिकल्पना को जो वो एक्सेप्ट कर लेता है तो कौन सा एरर होता है? एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। इसको हम यहाँ से करते हैं व्हेन इट इज फॉल्स। तो कौन सा एरर हो गया? टाइप 2 एरर हो गया। ठीक है, ये आपको इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था इसको समझना इतने डिटेल में, क्योंकि ये कई जगह पर ये क्वेश्चन आना ही आना है आपके इसमें के एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन है, which of the following research design utilizes data from individuals, autobiographies, पर्सनल टॉक्स एंड डिस्कशंस? कौन सा शोध डिजाइन है जो व्यक्तियों से बात करके और व्यक्तियों की आत्मकथाओं और उससे लेता है डेटा या चर्चा से डेटा लेता है? तो इसमें 4 उदाहरण दिए गए हैं, इसमें से हमें एक चुनना है कि किस तरह का रिसर्च है। पहला है ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन, दूसरा है नरेटिव रिसर्च डिजाइन, तीसरा है केस स्टडी डिजाइन, चौथा है एथनोग्राफिक डिजाइन। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसमें कि इंक्वायरी क्या होता है कि वो किसी मेथोडोलॉजिकल ट्रेडिशंस या सोशल या ह्यूमन प्रॉब्लम को जब वो एक्सप्लोर करता है तो इसे हम शोध क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। और रिसर्चर यहाँ क्या करता है कि वो वर्ड्स को एनालाइज करता है, डिटेल व्यू ऑफ इंफॉर्मेंट्स जो होता है। तो इसमें मल्टी मेथड फोकस होता है जिसमें कि वो इंटरप्रेट करता है नेचुरलिस्टिक अप्रोच, लोगों से मिलकर बात करके। तो ये क्या करता है, इसकी कलेक्ट वैरायटी ऑफ एम्पिरिकल स्टडीज मटेरियल, इसमें केस स्टडी करता है, पर्सनल एक्सपीरियंस, इंट्रोस्पेक्शन, लाइफ स्टोरी, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें, हिस्टोरिकल इंटरैक्शन, विजुअल टेक्स्ट, ये सारी चीज़ों को लेकर वो काम करता है।
तो अब हमें देखना है चारों तरफ के रिसर्च डिज़ाइन का। तो पहले हम देखते हैं ग्राउंडेड थ्योरी डिज़ाइन क्या होता है। तो ये जो थ्योरी रिसर्च होता है ये डिस्कवर करता है या थ्योरी को जनरेट करता है। यहाँ पर थ्योरी का क्या मतलब हुआ कि किसी भी घटना का फेनोमेनल का एनालिटिकल स्कीम, मतलब क्या है, थ्योरी को एक रिलेशनशिप के रूप में समझना, और इसमें थ्योरी किसको डिस्कवर किया जाता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्या है जहाँ इंडिविजुअल इंटरैक्ट करता है लोगों से और एक्शंस लेता है या किसी प्रोसेस में भाग लेता है ताकि किसी घटना में वो रिस्पॉन्स कर सके। यहाँ रिसर्चर क्या करता है कि लोग यह एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है कि लोग किस तरह से किसी घटना पर एक्ट और रिएक्ट करते हैं। ये प्रोसेस जो है वो डेटा कलेक्शन में इन्वॉल्व होता है, इसमें कंटिन्यूअस विजिट करता है वो फील्ड में और लोगों से इंटरव्यू करता है और उसके बाद एक्टिविटीज़ को गहराई से अध्ययन करता है, देखता है। तो ये ग्राउंडेड थ्योरी मेथड में क्या है कि इसमें क्या है कि एक थ्योरी इसमें किसके लिए जनरेट होता है, जिस फेनोमेना को स्टडी किया जा रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में थ्योरी जनरेट होता है। और नरेटिव रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, इसको बायोग्राफिकल स्टडी भी कहते हैं। अब तो आगे आपका आंसर यहाँ पर, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड है, ऊपर ही क्वेश्चन में है, तो इसका आंसर तो आ गया हमारा कि नरेटिव रिसर्च डिज़ाइन होगा, इसलिए आंसर को हम पहले टिक कर देते हैं, उसके बाद नरेटिव रिसर्च को समझते हैं। तो ये क्या है कि यह एक व्यक्ति का उसके अनुभवों का अध्ययन है, ठीक है, जो कि रिसर्चर को या तो वो कहकर बताता है व्यक्ति, या तो फिर उसे डिफरेंट सोर्स से पता चलता है, चाहे तो बायोग्राफी से पता चलता है या फिर किसी लिटरेचर के, हिस्ट्री के, एंथ्रोपोलॉजी के किसी भी लेख से उसको मिलता है। तो बायोग्राफी उसको मिलते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, लिटरेरी भी मिलता है उसको, हिस्टोरिकल भी जानकारी मिलती है, एंथ्रोपोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, एजुकेशनल और सभी तरह का नेचर का बायोग्राफी उसको मिलता है। तो इसमें फोकस क्या है कि बायोग्राफी ये बताता है कि दूसरों की कहानियां बताता है और हिस्ट्री ऑफ लाइफ बताता है। तो ये इसमें तीन तरह का कॉनोटेशन, बहुत तरह का कॉनोटेशन जुड़ा हुआ है, इंडिविजुअल बायोग्राफी, फिर आत्मकथा, बायोग्राफी तो दूसरा लिखा, आत्मकथा खुद लिखा, ऑटोबायोग्राफी जिसको कहते हैं लाइफ हिस्ट्री, और या फिर कोई कहकर बताए, व्यक्तिगत बातचीत या चर्चा से डेटा मिला। तो ये सारे केस जो है रिसर्चर इन सब का को जमा करता है, केयर करता है और उसके बाद वो अपने रिसर्च के इंटरप्रिटेशन में इनका प्रयोग करता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नरेटिव रिसर्च डिज़ाइन। और भी एथनोग्राफी क्या है, हम ये केस स्टडी भी पढ़ लें और एथनोग्राफी भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि अभी परीक्षा में ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत की हैं। केस स्टडी में क्या होता है कि किसी भी यूनिट का या किसी केस का पूरा अध्ययन, टोटलिटी में अध्ययन, या किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, किसी प्रोग्राम का अध्ययन हो सकता है, किसी इवेंट का अध्ययन हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन का अध्ययन हो सकता है, या किसी क्रियाकलाप का। इस केस स्टडी मेथड में क्या है कि इसमें कोई भी मेडिसिन में इसका ज़्यादा यूज होता है ताकि पेशेंट का प्रीवियस डेवलपमेंट और उसका हेल्थ और फिजिकल स्टेट शुरू से देखा जाए, उसको स्टडी किया जाए और उसके बहुत सारे पास्ट के फैक्टर्स को जोड़कर देखा जाता है। तो किसी भी चीज़ का केस स्टडी जो है ना, उसके सिम्टम्स को देखने के लिए उसके जन्म से लेकर उसके प्रीवियस लाइफ से लेकर प्रेजेंट स्टडी में देखा जाता है, तो इसे केस स्टडी कहते हैं। मतलब ये लंबा अध्ययन होता है। एथनोग्राफिक में क्या होता है कि ये डिस्क्रिप्शन या इंटरप्रिटेशन होता है किसी भी कल्चरल ग्रुप का या किसी सोशल ग्रुप का। यहाँ पर स्टडी क्या फोकस क्या रहता है कि लोगों का कैसा इस एक ग्रुप में कैसा बिहेवियर है, उनका क्या कस्टम है, वो किस तरह का जीवन जीते हैं, और इवेंट्स को बहुत लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन किया जाता है और रिसर्चर उसका पार्ट और पार्सल बन जाता है, उस ग्रुप में रहकर उनका स्टडी करता है, उनके डे टू डे लाइफ को देखता है और जीता है और उससे वो इंफॉर्मेशंस गैदर करता है। 1-to-1 इंटरव्यू लेता है कि एक व्यक्ति से जो भी ग्रुप में है, और उसके बाद पार्टिसिपेट करके जो ऑब्जर्वेशन करता है, इसके आधार पर वो उन लोगों के बिहेवियर, लैंग्वेज और कल्चर में वो इंटरैक्ट करके अपना डेटा कलेक्ट करता है, तो उसे हम एथनोग्राफी कहते हैं।
तो इसका आंसर है नरेटिव रिसर्च, जो कि ये शोध डिजाइन जो है ना, ये मानव के व्यक्ति के आत्मकथा और व्यक्तिगत बातचीत से एकत्र करता है। तो ये गुणात्मक सोच जो है ना, सोच में विभिन्न प्रकार के अनुभवजन्य सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है, तो जिसमें अलग अलग तरह के चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो जो आत्मकथा, शिक्षा, मनोजीवनी लेखन, आत्मकथा, साहित्यिक, ऐतिहासिक, ये सारी चीज़ों को देखकर जीवनी का फोकस कर दूसरों की कहानी को बताना और लिखने पर रहता है। तो इसे जीवन के इतिहास की पड़ताल होती है कथा अनुसंधान नरेटिव रिसर्च में, और जीवन के प्रमुख उपलब्धियों का लेखा जोखा और उसके व्यक्तिगत आत्मकथा, जीवन का इतिहास, ये सब चीज़ें शोधकर्ता को शोध व्याख्या में मदद करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नरेटिव। अब अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, उसी से मिलता जुलता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग the main purpose of research is to formulate generalization। हमने पहले भी बताया, नरेटिव रिसर्च डिजाइन का एक बार और फिर से सुन लेते हैं, इसमें भी काम आ सकता है। तो नरेटिव रिसर्च क्या है ना, कि डाटा व्यक्तियों से लेता है, ऑटोग्राफी, बायोग्राफी से लेता है और पर्सनल टॉक से लेता है। तो नरेटिव रिसर्च डिजाइन को बायोग्राफिकल स्टडी भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू फॉर्मुलेट जनरलाइजेशंस लीडिंग टू द थ्योरी बिल्डिंग। इसमें दिया है कि इसमें अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य सिद्धांत निर्माण के लिए जनरलाइज करना, सामान्यीकरण तैयार करना है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हम एक एक करके सब ऑप्शंस को पढ़ लें। फिर पहला है फेनोमेनोलॉजी विद सब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रियलिटी, वास्तविकता के व्यक्तिपरक फ्रेम के साथ घटना विज्ञान। फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन विद फोकस ऑन पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य पर ध्यान देने के साथ प्रतिभागी का अवलोकन। सिंबॉलिक इंटरैक्शन विथ एम्फेसिस ऑन सोशल इंटरैक्शन, सामाजिक संपर्क पर जोर देने के साथ प्रतीकात्मक बातचीत। एक्सपेरिमेंटेशन विथ कंट्रोल्स ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ जहाँ मैनिपुलेशन आ गया वहाँ पर तो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च क्या है। रिसर्च एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है। रिसर्च क्या है? रिसर्च इज सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और रिकॉर्डिंग क्या है? कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन दैट में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन और थ्योरीज, जिससे बन सकता है सिद्धांत बन सकता है। तो रिसर्च का एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। रिसर्च हायर ऑर्डर का, ये किसी फेनोमेना का इन्वेस्टिगेशन करता है, इवेंट का या एक्टिविटी का। ये क्या करता है? इसका एम है डेटा को डिस्कवर करना और फैक्ट्स को और उनको इंटरप्रेट करना, डेटा, फिर कंक्लूजन पे पहुंचना और नई थ्योरीज बनाना, और इसका रिजल्ट जो है वो पीयर रिव्यू के लिए भेजना, और उसके बाद ये कहना है कि नया नॉलेज जब वो ऐड करेगा तो वो या तो एक्सेप्टेड भी हो सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है। तो रिसर्च का पर्पस क्या है? पहला पर्पस है एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो पहला पर्पस है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंट्रोल्ड सेटिंग में किया जाता है और थ्योरी कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए किया जाता है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उनका हेरफेर किया जाता है, उनको मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटेशन जब भी होगा तो वहाँ पर मैनिपुलेशन होगा और वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाएगा, या डिपेंडेंट वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट और एक्सटर्नियस वेरिएबल जो होते हैं, जो इंटरवीनिंग वेरिएबल होते हैं, ताकि कंक्लूजन निकाला जा सके कि वेरिएबल्स किस तरह से रिलेटेड हैं। तो यहाँ अटेंशन क्या है? अटेंशन टू डिजाइन डिटेल्स एज द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल्स, मेजरमेंट ऑफ। अब इसमें क्या है कि वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करना,
उसके बाद कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को बांटना, सब्जेक्ट को दो ग्रुप में बांटना। और फेनोमेनोलॉजी में क्या होता है, फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी में फोकस किस चीज पर होता है कि लाइव एक्सपीरियंस। इसमें एक्सपेरिमेंटल में हुआ कि वेरिएबल्स का मैनिपुलेट करना होता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स की इफेक्ट को देखा जाता है और उसके आधार पर फिर थ्योरी या कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी में फोकस होता है कि जो एक्सपीरियंस आपने खुद से ग्रहण किया ग्रुप में जाकर बहुत लोगों के साथ मिलकर, तो फिर किसी कॉन्सेप्ट या किसी फेनोमेना के बारे में जो आपका लिव्ड एक्सपीरियंस है, जो कि आपने रहकर सीखा। और इसमें क्या है कि कोई भी चीज, कोई भी फेनोमेना को आपके पर्सपेक्टिव से, आपके नजरिया से देखना, यह कहा जाता है कि फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच जो रिसर्चर एक्सप्लोर करता है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस में, यहाँ पर क्या है कि उसका एक्सपीरियंस इसमें इम्पॉर्टेंट होता है और उसके मेमोरी, इमेज और मीनिंग पर निर्भर करता है। और पार्टिसिपेंट जो होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो होता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ रिसर्चर क्या होता है कि जैसे जाता है और सिचुएशन को बिना डिस्टर्ब किए वो पार्टिसिपेट करता है, डेटा कलेक्ट करता है और उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन से समझता है कि क्या है। यहाँ पर रिसर्चर क्या है कि वो सबसे बेसिक जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो पार्टिसिपेशन के द्वारा होता है कि किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। यहाँ पर रिसर्चर का क्या है कि इसको देखता है और उसके बाद वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा कलेक्ट करता है रिसर्च के लिए जो भी चाहिए। सिंबॉलिक इंटरैक्शन में क्या होता है कि पर्सपेक्टिव एम्फसाइजेस द शिफ्टिंग फ्लेक्सिबल क्रिएटिव मैनर। उसमें ह्यूमन क्या करता है, सिंबल्स का यूज करता है। यहाँ पर जो एडजस्टमेंट और चेंज जो होता है इंडिविजुअल इंटरैक्शन का, वो नॉर्म्स और ऑर्डर को सिंबलाइज करता है। तो यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं कि कौन सा ये अनुसंधान जो है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अनुसंधान नियंत्रित टिप्पणी और उद्देश्य विश्लेषण का रिकॉर्डिंग है, जो क्या करता है, सामान्यीकरण या सिद्धांत के विकास की ओर ले जाता है, जिससे कि भविष्यवाणी या घटनाओं के बारे में कहा जा सकता है। तो अनुसंधान क्या होता है, ये एक उच्च क्रम की बौद्धिक गतिविधि है और ये एक एक घटना की जांच करता है, लक्ष्य के लिए डेटा और तथ्यों को खोज करता है और उनका फिर व्याख्या करके नए सिद्धांत को तैयार करने के पहले सभी जो भी वो तैयार करने के पहले उस सिद्धांत और कानूनों को पीयर ऑब्जर्वेशन के लिए भेजता है और उसके बाद उसको जब नया ज्ञान को पहले से जो ज्ञान मौजूद है उसमें जो जब जोड़ते हैं, रिसर्च में क्या होता है, सर्च किया हुआ ज्ञान में हम और कुछ नया एडिशन करते हैं, तो जब जोड़ने के पहले उसका एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होता है। तो इसमें क्या है कि ये प्रयोग एक जो एक्सपेरिमेंट होता है, तो एक नियंत्रित सेटअप में जो हम चौथा नंबर चर के नियंत्रण हेर पर एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंट्रोल सेटिंग होता है और इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का लक्ष्य क्या होता है, सिद्धांत का परीक्षण करना। और इसमें स्वतंत्र चरों का हेरफेर किया जाता है और अन्य सभी चर को आश्रित चर के मापने के लिए, बाकी सब चर को डिपेंडेंट चर जो होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को मापने के लिए उसको कंट्रोल किया जाता है सावधानी पूर्वक। और ये मतलब कंक्लूड किया जाता है कि ये जो वेरिएबल हैं आपस में कैसे रिलेटेड हैं। ठीक है। दूसरा है घटना विज्ञान। घटना विज्ञान में क्या होता है कि घटना के बारे में वो कई व्यक्तियों के अनुभवों का अर्थ को वर्णन करता है या घटना संबंधी अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें घटना की पहचान करना और उसके बाद शोधकर्ता जो है वो मानवीय अनुभवों में खोजता है, उनके स्मृति को खोजता है और उसके आधार पर वो अपना ऑब्जर्वेशन करके विथ फोकस ऑन पर्सपेक्टिव, उसका जो खोजना है या जिस शोधकर्ता जो है वो अपने
मतलब की चीज ऑब्जर्वेशन करके खोजता है। और फिर तीसरा है पार्टिसिपेट, प्रतिभागी अवलोकन में, सहभागी अवलोकन में उस समय होता है कि जो स्थिति को, जो भी सिचुएशन है उसको बिना डिस्टर्ब किए उसमें अध्ययन करना और उस अपने अनुकूल कोई भी डेटा को एकत्र करना। ठीक है, तो यहाँ शोधकर्ता है कि मानव के बुनियादी अनुभव से खुद को जोड़ता है और भागीदारी से फिर मानव के व्यवहार को समझता है। और सिंबॉलिक जो है उसमें अंतःक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य में वो जो भी तरीका है उनका उस पर जोर देता है और व्यक्ति की अंतःक्रियाओं पर चर के नियंत्रण के हेर फेर के साथ मुख्य उद्देश्य के लिए वो तैयार करता है। तो इसमें क्या हुआ कि इसका आंसर है एक्सपेरिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू, जब भी हम कोई सिद्धांत को जनरलाइज करने के लिए, सामान्यीकरण करने के लिए, किसी भी रूल बनाने के लिए करते हैं तो हम कौन सा तरीका इसमें यही है कि इसमें एक्सपेरिमेंटेशन जब हम करते हैं, जब हम चरों को कंट्रोल करके, मैनिपुलेट करके जब हम प्रयोग करते हैं और उसमें बाहरी वेरिएबल के प्रयोग को रोकते हैं, तो हम जनरलाइजेशन का कोई भी सिद्धांत तैयार करते हैं जिसे हम सामान्यीकरण के ओर ले जा सकते हैं। मतलब कोई रूल हम बना सकते हैं, नए रूल बनाने का पहले से जो ज्ञान है उसमें कुछ नया ऐड कर सकते हैं। अभी ये भी क्वेश्चन अभी चल रहा है रिसर्च से। एन इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ ए स्कूल meant for tribal children. The most appropriate research design in the context will be classified as अन्वेषक आदिवासी बच्चों पर बने स्कूल कामकाज का अध्ययन करना चाहता है। सबसे अधिक इस संदर्भ के लिए उपयुक्त शोध डिजाइन क्या होगा? अभी हमने सब रिसर्च को एक एक करके डिस्कस किया है, इसलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं दूंगी। इसको हम कहते हैं एथनोग्राफी। ठीक है, तो एथनोग्राफी, इसमें इसका आंसर है एथनोग्राफी। पहले आंसर को टिक कर लेते हैं। इसको हिंदी में नृवंश विज्ञान भी कहते हैं। तो रिसर्च डिजाइन क्या है? रिसर्च डिजाइन की बात यहाँ हो रही है। यहाँ पर हम रिसर्च डिजाइन की बात कर रहे हैं, शोध डिजाइन, है ना। तो रिसर्च डिजाइन क्या है? ये एक एक्टिविटी है और टाइम बेस्ड प्लान है। एक्टिविटी है एंड टाइम बेस्ड प्लान है। ये समय आधारित प्लान है और इसका रिसर्च, इसका ऑब्जेक्टिव जो है उसके आधार पर टाइम बेस्ड प्लान है। ये कहता है कि किस तरह का इंफॉर्मेशन, रिसर्च डिजाइन हमें बताता है, गाइड करता है कि किस तरह की सूचना हमें एकत्र करनी है और उनके सोर्सेज कहाँ हैं, कहाँ से इस तरह की सूचना मिलेगी। ये रिलेशनशिप, जो भी हम वेरिएबल्स को अपने पर हम स्टडी कर रहे हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को बताने के लिए यह एक फ्रेमवर्क है। तो इसमें पहला है नरेटिव रिसर्च। नरेटिव रिसर्च का क्या है फ्रेमवर्क? नरेटिव रिसर्च क्या एम करता है? एम करता है कि ये ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लोर्स ह्यूमन एक्सपीरियंस, मानव अनुभवों को एक्सप्लोर करता है और कॉन्सेप्चुअलाइज, ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर और उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करता है। मतलब कि ये टेक्स्ट के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। इसका है कि ये इन डेप्थ एक्सप्लोर करता है कि वो लोगों के अनुभव, उनके को एक्सप्लोर करता है और पार्टिसिपेंट टू बोथ रीच। ये इसका एम्फेसिस है कि जो भी स्टोरीड एक्सपीरियंस है लोगों का, उसमें से वो इंटरव्यू करके लोगों से उनके बारे में, अपने टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें जानता है और ये रिटन डॉक्यूमेंट्स को भी एनालाइज करता है। नरेटिव रिसर्च क्या है? यह एक इंक्वायरी, एक मोड ऑफ इंक्वायरी है। यह एक मोड ऑफ इंक्वायरी है
कहाँ से करता है, बहुत सारे डिसिप्लिन से, जिसमें कि कहाँ कहाँ से लेता है ये, एंथ्रोपोलॉजी, कम्युनिकेशन स्टडीज, कल्चरल स्टडी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, मेडिसिन, नर्सिंग, साइकोलॉजी, इस सब जगह से ये डेटा कलेक्ट करता है। तो ये जो भी, उसके बाद है हमारा फेनोमेनोलॉजी, जो कि ये बताता है कि ये एक्सपीरियंस फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ, ये लेता है पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल, मतलब लोगों के दृष्टिकोण को देखता है, नज़रिया को देखता है, और ये लोगों के पर्सपेक्टिव से अनुभव लेता है, स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस, लोगों के अनुभव को। तो ये ब्रैकेटिंग टेकन फ्रॉम ग्रांटेड अजम्पशंस, ये क्या करता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च है, जिसमें रिसर्चर क्या करता है, कोशिश कि कैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी फेनोमेना को एक्सपीरियंस करता है। जैसे मान लो कि इसका एग्जाम्पल है कि वो क्या करेगा कि 10 लेडीज को इंटरव्यू लेगा, और कैसी लेडीज होंगी, वैसी लेडीज का मान लो वो अनुभव जानना चाहता है जो कि उनके पति प्रिजनर ऑफ वार हैं, और उनको उनसे उनके एक्सपीरियंस को जानना चाहे, तो इसे हम फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च कहेंगे। वो 10 ऐसी लेडीज को इंटरव्यू करता है जिनके पति प्रिजनर ऑफ वार हैं, तो ऐसे में उनके एक्सपीरियंस को जानना, तो ये फेनोमेना हुआ, एक्सपीरियंस है फेनोमेना। उसमें क्या है कि ये किसी पैराडाइम पे आधारित होता है, पर्सनल नॉलेज और सब्जेक्टिविटी, इसका इम्पॉर्टेंस है कि हर व्यक्ति का क्या एक्सपीरियंस है जिसके पति प्रिजनर ऑफ वॉर हैं। तो ये जो फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च है, ये डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन नहीं करता है, बल्कि वर्णन करता है। और ये जो है, इसमें कोई हाइपोथेसिस या कोई कॉन्सेप्शन या कोई परिकल्पना नहीं होती है, बल्कि ये इनका जो उन महिलाओं का नज़रिया है उसको, वो उनके अनुभव को वर्णन करता है। और अगला है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी क्या बताता है, ये बेसिक अप्रोच है, और ये क्वालिटेटिव रिसर्च का बहुत प्रोमिनेंटली यूज टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक थ्योरी जनरेट होता है जो कि बहुत सोर्स से डेटा कलेक्ट करके और कुछ थ्योरी बनता है इसमें। तो इसका यह क्वालिटेटिव रिसर्च का एकमात्र ऐसा तरीका है जो कि क्वांटिटेटिव डेटा भी लेता है। ये है तो क्वालिटेटिव, लेकिन रिसर्च ये एकमात्र ऐसा है। देखो, एक ये क्वेश्चन बन रहा है, विच यूजेस क्वांटिटेटिव डेटा ऑल्सो, कौन सा, ग्राउंडेड थ्योरी क्वांटिटेटिव डेटा भी यूज करता है, एकमात्र ऐसा रिसर्च है ग्राउंडेड थ्योरी। तो यहाँ पर रिसर्चर क्या करता है कि डेटा कलेक्ट करता है और डेटा को फिर इंटरप्रेट करता है, और रिकॉर्डिंग से या फिर फील्ड नोट्स जो भी हुआ उसके सहारे वो इंटरप्रेट करता है। और जब वो इंटरप्रेट कर दिया, प्रोसेस हो गया, तो डेटा बेस जो है वो डिफरेंट वेरिएबल में कैटेगराइज कर देता है, और उसके बाद उनके बीच रिलेशंस को बताता है और उसको स्टडी करता है। और एथनोग्राफी क्या है, एथनोग्राफी ही इसका आंसर है। तो एथनोग्राफी भी क्वालिटेटिव रिसर्च है। और यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर जो अध्ययन का तरीका है, वहाँ पर किसी भी कल्चर को डिस्क्राइब करता है, कैसे, उन कल्चर का एटीट्यूड्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, यहाँ एथनोग्राफी में कल्चर, किसी भी कल्चर का स्टडी करता है, एटीट्यूड्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, कस्टम्स क्या है, नॉर्म्स क्या है, लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ों को अध्ययन करता है। ठीक है, और उसके बाद डिटेल में अध्ययन कर लिया सब चीज़ के बारे में, और फिर उसके बाद डेटा कलेक्ट हुआ, ऑब्जर्वेशन करके रिसर्चर जाके वहाँ पर डेटा कलेक्ट करता है, देख देख कर, किसी जिस कम्युनिटी का अध्ययन कर रहा है वहाँ जाकर रिसर्चर जाता है और इस कल्चर को स्टडी करता है और उनके एजुकेशनल प्रैक्टिस को देखता है। तो इससे क्या हुआ कि वो अंदर का पिक्चर प्रेजेंट करता है उस ग्रुप का, उस, तो इसलिए रिसर्चर पीपल के डेली लाइफ में, एथनोग्राफी में क्या करता है कि डेली लाइफ में वो उनके रहता है, उनके लाइफ में बहुत एक्सटेंडेड पीरियड, लंबे समय तक उनके साथ रहता है रिसर्चर।
एक्सटेंडेड टाइम तक रहता है और क्या करता है, जो वो कहते हैं वो सुनता है, उनसे क्वेश्चंस पूछता है और इश्यूज पे, उनके जो भी इश्यूज होते हैं उन पर समझाता है। तो जो भी इशू पर उसको अध्ययन करना है उस पर वो लाइट देता है कि हम क्यों आए हैं, मेरा क्या काम है, मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ। तो इसको कहते हैं एथनोग्राफी। इसलिए कोई भी अन्वेषक जो है आदिवासी बच्चों के स्कूल के कामकाज का अध्ययन करना चाहता है तो उसके लिए सबसे उपयोगी है एथनोग्राफी, शोध डिजाइन जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें से तो क्वेश्चन आना ही है इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और इसको समझ कर रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, an investigator wants to conduct a study on politically active student leaders in educational institutions. Which of the following method sampling would be most appropriate? अब कोई अन्वेषक जो है, रिसर्चर, और जो ऐसे छात्र नेताओं का अध्ययन करना चाहता है जो कि राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, तो उसमें कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा नमूना इकट्ठा करने का, सैंपल इकट्ठा करने का? सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? तो पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है कोटा सैम्पलिंग, तीसरा है पर्पसिव सैम्पलिंग, चौथा है स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, तो सैम्पलिंग का ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि ये इसमें किसी भी ग्रुप में से ऐसा सिलेक्शन किया जाता है बच्चों का कि मतलब मान लीजिए आपको जितना भी आपको सैंपल चाहिए उसका अध्ययन करने के लिए आप किसी भी मतलब सबसे पहले सैम्पलिंग होता क्या है, सैम्पलिंग रिसर्च में जो होता है वो किसी भी यूनिट का हम सेलेक्ट करते हैं, कहाँ से, एक पॉपुलेशन से। तो जो भी पॉपुलेशन, सपोज हम स्कूल के बच्चों को लेते हैं तो हमारे लिए 100 बच्चे स्कूल के हैं तो वही हमारा पॉपुलेशन हुआ, और उसमें से अगर 10 बच्चों को लेना है तो वो सैंपल कहलाएगा। तो हम क्या है कि सैंपल में क्या है कि ऐसा सैंपल लेना है कि जो कि पूरे ग्रुप को सही से रिप्रेजेंट करे। तो ये सैम्पलिंग क्या है कि डिजायर्ड इंफॉर्मेशन लेने के लिए पॉपुलेशन से हमें लोग लेना है जिसका मैक्सिमम रिलायबल हो। तो सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, दो तरह का सैम्पलिंग होता है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि यहाँ पर कोई ऐसा सही नियम नहीं है या कोई वे, मतलब कोई असेसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट का कोई सही रूल नहीं होता है। इसमें क्या है कि ये कोई बेसिस नहीं, सही बेसिस नहीं करते हैं, क्योंकि इसको चुनने का कोई तरीका नहीं होता। हम तो जो भी रिसर्चर होता है वो अपनी सुविधा अनुसार सैंपल चुन लेता है। तो हमें देखना है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में क्या है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में वो मेथड होता है जो कि स्पेसिफाई करते हैं, लाइक किसका, प्रोबेबिलिटी कि हर एलिमेंट, उसमें जितना भी पॉपुलेशन है उसके हर एलिमेंट का सिलेक्शन होने का या इंक्लूजन होने का प्रोबेबिलिटी को वो स्पेसिफाई करते हैं। ये यहाँ पर बायस्ड नहीं होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी में बायस्ड हो सकता है कि रिसर्चर जिसको चाहे उसको चुन सकता है, यहाँ पर अनबायस्ड होता है और यहाँ पर सैम्पलिंग एरर कम होता है, एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर जो भी कंक्लूजन आता है उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से जो हमें रिजल्ट आता है उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के प्रकार हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है, वो हैप्पैजार्ड मेथड्स होते हैं, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग होता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है, कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो इसमें क्या है कि कौन सा नमूना लेने का तरीका सबसे अच्छा होगा। तो पहले हम जान लें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, जो कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमें यह बताता है कि हर व्यक्ति का जो भी पॉपुलेशन हमने लिया, सपोज 100 बच्चों का ही पॉपुलेशन लिया, तो उसमें क्या है कि हर बच्चे के चुने जाने का इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस होता है सैंपल में चुने जाने का। दूसरा क्या है
कि इसको हम कैसे चुनेंगे कि हर बच्चे के चुने जाने का इक्वल चांस है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम बच्चे को 100 बच्चों को खड़ा किया तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चे को लगे कि उसका नाम आ सकता है। तो या तो हम लॉटरी कर सकते हैं कि सब बच्चों का नाम लिखकर एक बाउल में रख लें और उसमें से 10 चीट उठा लें, चीट बनाकर। तो ये हुआ, इसमें तो फिर कोई बायस नहीं हुआ, कोई भी बच्चा आ सकता है 100 में से। और दूसरा हम कर सकते हैं कि रैंडम नंबर का टेबल यूज कर सके, हर 5वां बच्चा को हम चुन रहे हैं, या 100 बच्चों का एक टेबल बना दिया, उसमें से हमने टिक कर दिया हर चौथा या हर 8वां बच्चा। कोटा सैंपल क्या होता है? कोटा सैंपल में पॉपुलेशन को बहुत सारे स्ट्रेटा में बांट दिया जाता है और उसमें से एक्सपेक्टेड साइज होता है और सैंपल इसमें निकाल लिया जाता है। तो इस कोटा सैंपल का क्या है कि ये शॉर्ट टाइम का ड्यूरेशन होता है, लेस कॉस्टली होता है और ये हेट्रोजेनस पॉपुलेशन का ये सही एक मॉडरेट रिप्रेजेंटेशन करता है। क्योंकि ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है तो इसलिए बहुत ऑथेंटिक नहीं होता है। पर्पसिव सैंपलिंग में भी ये होता है कि एक ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। इसमें ये मेथड जो है, इसमें जो चुना जाता है चुनने वाले पर डिपेंड करता है और इसमें कंट्रोल क्राइटेरिया कैटेगराइजेशन जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव एरिया से होता है, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कहीं से भी। और ये कंट्रोल क्राइटेरिया फिर उसको बहुत सारा डिवाइड, यहाँ अगर इन्वेस्टिगेटर कोई पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट को चुनना चाहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, तो ये सैम्पलिंग यहाँ काम आ सकता है। पर्पसिव सैम्पलिंग में क्या है कि यहाँ पर कंट्रोल क्राइटेरिया जो है किसी भी सैंपल के लिए वो आइडेंटिफाइड है, जैसे रिप्रेजेंटेटिव एरिया में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमने चुन लिया। उसके बाद फिर क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ ग्रुप, जैसे कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर या फिर स्टूडेंट लीडर का देखना है तो स्टूडेंट्स को हमने कर लिया। यहाँ कंट्रोल क्राइटेरिया को हम और सब डिवाइड कर सकते हैं और स्टूडेंट लीडर्स को हम मतलब पढ़ाई के सेमेस्टर वाइज चुन सकते हैं कि इस सेमेस्टर का कौन है और इस सेमेस्टर से कितने पॉलिटिकल एक्टिव हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, इस तरह से हम चुन सकते हैं। और स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है? यह इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर रेस्पोंडेंट को एनकरेज करता है कि वो दूसरे का नाम दे ताकि वो चेन बनता जाए और रिसर्च पर्पस के लिए जितने लोग चाहिए उतने मिलते जाए। सपोज उससे 4 आदमी मिले तो वो चारों आदमी को कहेगा कि आप और 2 आदमी का नाम बताओ, आप चारों। तो इस तरह से 2-2 आदमी का अगर वो नाम बताते वो 8 हो गए, फिर 8 से कहा गया आप 2-2 को बताए, तो इस तरह से लोग बढ़ते जाते हैं। तो ये नेटवर्किंग कहलाता है, चेन कहलाता है इस सैम्पलिंग मेथड में। इसको रेफर्ड सैम्पलिंग मेथड भी कहते हैं। ये नेटवर्किंग को स्टडी करने में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें नमूनाकरण का उद्देश्य जो है, सैम्पलिंग को हम नमूनाकरण भी कहते हैं, यह न्यूनतम लागत पर अधिक विश्वसनीयता से जानकारी प्राप्त करना है। तो ये गैर संभाव्यता और संभाव्यता नमूनाकरण विधि है। तो संभाव्यता कहूँ या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें जो भी नमूने शामिल होंगे उसमें क्या है कि उसमें संभावना का, समूह की संभावना का आकलन का कोई तरीका नहीं है। और लेकिन इसमें क्या है कि एक हम लॉटरी सिस्टम से या टेबल बनाकर लोग कर सकते हैं। लेकिन गैर संभाव्यता में क्या है कि अनुमान लगाने के लिए कोई आधार नहीं, कोई मापदंड नहीं है, लेकिन इसमें है कि हम इसमें जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के तरीके हैं, जैसे हमने किया कि रैंडम नंबर से या फिर लॉटरी सिस्टम से, वो यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ पर जो तकनीकें हैं वो बेतरतीब होते हैं, आकस्मिक होते हैं और सुविधाजनक होते हैं। तो ये जो है कि संभाव्यता में क्या होता है कि हर तत्व को, हर व्यक्ति को शामिल करने की संभावना स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है, क्योंकि उनका नाम हमने चिट बना के रख दिया तो सारे लोग सम्मिलित हो गए। इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है। सिंपल प्रोबेबिलिटी जो होता है, सरल यादृच्छिक नमूनाकरण में कोई पूर्वाग्रह नहीं है। यहाँ पर नमूनाकरण की त्रुटियां कम होती हैं तो इसमें। और लेकिन इस जो कोटा नमूनाकरण है उसमें जनसंख्या को क्या किया जाता है
कई वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है और उनका अपेक्षित आकार होता है और नमूने को उस जनसंख्या के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर सोदश जिसको हम प्रसिद्ध कर रहे हैं, सोदृश्य नमूना चयन। इसमें क्या होता है, नमूने स्पष्ट रूप से चुने जाते हैं और स्पष्ट रूप से चुने जाते हैं क्योंकि उपलब्ध जानकारी के आलोक में वो क्या करते हैं कि एक विशेषताओं के संबंध में कुछ बड़े समूह हो गए। अब ऐसे नमूनों में वर्गीकरण के लिए नियंत्रण मानदंड को आमतौर पर से एक राज्य, एक जिला, जैसे हमने कहा सेमेस्टर वाइज बात करके उसमें से प्रतिनिधि विशेषताओं को लेकर हम उनको पहचानते हैं। तो इन नियंत्रित मानदंडों को उप विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट लीडर हमने लिया फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, इसको फिर बांटा कि गर्ल्स स्टूडेंट लीडर और जेंट्स स्टूडेंट लीडर, इस तरह से विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें अगर हम कोई भी छात्र अध्ययन करना चाहता है तो उसके लिए पर्पसिव सैम्पलिंग उपयुक्त होगा, क्योंकि वो सेमेस्टर वाइज बांट के फिर इन चारों में से पर्पसिव सैम्पलिंग ही उसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ए वेइंग मशीन is a weighing machine mostly over measures the weight of individuals. It will be said indicative of random error, systematic error, स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर। वेइंग तो एक वजन मशीन जो है ज्यादातर व्यक्तियों के वजन को मापती है, उसे क्या कहा जाएगा, इसे सांकेतिक कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा, यादृच्छिक त्रुटि कहा जाएगा या व्यवस्थित त्रुटि कहा जाएगा या मानक त्रुटि या संभावित त्रुटि कहा जाएगा। तो इसको हम मानक त्रुटि क्या होता है, इसको कहते हैं कि मानक विचलन को मानक त्रुटि के रूप में कहा जाता है। इसमें कहा जाता है SI के कुछ ऐसे होते हैं कि मानक त्रुटि का जो पैरामीटर है वो एक अनुमान शुद्धता, मानक त्रुटि में विश्वसनीयता या शुद्धता के माप के रूप में लिया जाता है। तो और व्यवस्थित त्रुटि क्या होती है, व्यवस्थित त्रुटि जो होती है ना, वो जिन्हें निर्धारणीय त्रुटि कहा जाता है, क्योंकि ये त्रुटि जो है ना, सिस्टमेटिक एरर जो है वो पहचान, इसके रीजंस पहचान में आ जाते हैं। इसको सिद्धांत के रूप में ये सिस्टमेटिक एरर जो है इसको या तो समाप्त किया जा सकता है या तो ठीक किया जा सकता है। तो ये जो त्रुटि होती है, इससे जो मान आ रहा है, जो मतलब वेइंग मशीन जो वजन को माप रहा है, उससे जो माप आ रहा है या मान आ रहा है, या तो ज़्यादा होता है या तो कम होता है और रियल मान से अलग होता है। तो इसमें क्या होता है कि जीरो एरर का व्यापक उपयोग के कारण या टूट फूट के कारण यह उत्पन्न होता है। तो इसलिए इसमें जो त्रुटि होती है उसे व्यवस्थित त्रुटि या सिस्टमेटिक एरर कहा जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर पहले हमने बताया कि रैंडम एरर, स्टैंडर्ड एरर और सिस्टमैटिक एरर। तो स्टैंडर्ड एरर को समझ लें। स्टैंडर्ड एरर होता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जब स्टैटिस्टिक्स में हम ये देखते हैं, स्टैंडर्ड एरर को हम किस चीज़ से करते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऐसी से हम स्टैटिस्टिक्स में इसका हम लोगों ने प्रयोग किया है, इसलिए वी ऑल आर अवेयर। स्टैंडर्ड एरर जो है ना, ये स्टैंडर्ड एरर कहा जाता है कि लार्ज सैंपल्स के लिए, जहाँ पर n इज द सैंपल साइज, तो और पॉपुलेशन वेरिएंस जहाँ पर दिया होता है वहाँ पर हम ये स्टैंडर्ड एरर को मापते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर क्या है, सैंपल थ्योरी में काम आता है और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में मदद करता है। स्टैंडर्ड एरर क्या करता है कि प्रेसिजन का एस्टिमेट देता है, किसी भी पैरामीटर के प्रेसिजन को बताता है। ये हमें बताता है कि कितना संभाव्य लिमिट है किसी चीज़ का, पॉपुलेशन पैरामीटर का। और सिस्टमैटिक एरर क्या है,
सिस्टमैटिक एरर अभी अब बताया कि जो कि हम जिसको डिटरमाइन कर सकते हैं, जो निर्धारित हो सकता है क्यों ये एरर आ रहा है, तो किसके कुछ संभावित कारण हैं ये, जो कि जिसे हम सुधार भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। यह एरर किस चीज़ में आ रहा है, तो जो वैल्यू वो मेजर कर रहा है, मशीन जो मेजर कर रहा है वो या तो हाई कर रहा है या तो लो कर रहा है, जो कि ट्रू वैल्यू से अलग है। तो वेइंग मशीन जो है ना, हमेशा लोगों का वजन को ज़्यादा तोलता है। तो जीरो एरर अराइज होता है कब? इसमें जीरो एरर भी आता है जब जीरो एरर होता है वियर टीयर जब होता है मशीन में एक्सटेंसिव यूज होने के कारण। ठीक है, तो जीरो जब वर्नियर स्केल में जीरो का क्या है कि जीरो से वो मैच नहीं करता है और ये जीरो एरर दिखाता नहीं है। बैकलेस एरर क्या होता है, ये मशीन के बैक स्क्रू गॉज में होता है। ये मशीन का कुछ मैकेनिकल नॉलेज है। इसमें क्या है कि बैकवर्ड और रोटेशन फॉरवर्ड करते हैं मशीन को, हम लोग दबाते हैं कभी इधर, तो वो सुधरता नहीं है, सेम रिजल्ट नहीं देता है। रैंडम एरर क्या होता है, ये रैंडम एरर होता है जो कि किसी भी जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो ऑब्जर्वर है, उसके जजमेंट में गलती होने से रैंडम एरर हो जाता है। तो वो क्या होता है कि कभी रीडिंग में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है तो उसमें जो गलती हो जाती है, तो ऑब्जर्व करने में जो दिक्कत होती है उससे रैंडम एरर हो जाता है, जो कि रीडिंग या कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है। तो ये किसके द्वारा हो सकता है, जो केयरलेस एक्सपेरिमेंटर है ना। तो जैसे लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ स्टील रॉड मेजर बाय सेवरल, मान लीजिए कि किसी स्टील रॉड को मेजर करने के लिए दिया गया, अब सब स्टूडेंट अलग अलग उसको मेजर कर रहा है, तो ये एरर जो है इसे रैंडम एरर कहते हैं। और प्रोबेबल एरर क्या होता है, प्रोबेबल एरर जो होता है वो बताता है हमें कि स्टैंडर्ड एरर का 0.6745 को लोग लेते हैं, ताकि इस स्टैंडर्ड प्रोबेबल एरर को कैलकुलेट करने के लिए। यह मेजर है प्रेसिजन का, और ये अब प्रोबेबल एरर जिसको हम पीई भी कहते हैं अब नहीं यूज होता है, रेयरली यूज होता है। अब स्टैंडर्ड एरर के साथ ये क्या करते हैं कि इसको स्टैंडर्ड एरर इंटू 0.675 करते हैं, तब प्रोबेबल एरर निकल जाता है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स का हो गया स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर। सिस्टमैटिक एरर ही इसका क्वेश्चन में का आंसर है, क्योंकि मशीन को मापन में त्रुटि हो रही है, इसलिए इसकी त्रुटि जो है सिस्टम का त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है, which of the following are assumptions underlying the parametric statistics? पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का कौन सा अंतर्निहित धारणाएं कौन सी हैं? पहला कि द वेरिएबल बीइंग स्टडीड इज कंटिन्यूअस, मेजरमेंट्स आर बेस्ड ऑन नॉर्मल और ऑर्डिनल स्टैटिस्टिक्स, scores are normally distributed, variances over all groups are equal। अध्ययन किया जा रहा चर सतत है, मापन नाम मात्र के पैमाने पर आधारित है, स्कोर सामान्य रूप से वितरित किए जाते हैं, सभी समूह की भिन्नताएं समान होती हैं। अब इसमें क्या है कि वर्ड स्टैटिस्टिक्स, तो हमको पता है कि स्टेटस इटालियन स्टैटिस्टिया शब्द से आया है। इसका मतलब है कि रिकॉर्ड रखना, सेंसस का, डेटा का, वेल्थ का रिकॉर्ड रखना। तो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, पहले इसको हम समझ लें, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्लासिफिकेशन है, ये किस आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा का क्लासिफिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। ये होता है पहला पैरामेट्रिक, दूसरा है नॉन पैरामेट्रिक। दोनों क्या है, पॉपुलेशन या सैंपल से संबंधित है, रिलेटेड टू पॉपुलेशन और सैंपल, दोनों सैंपल। ठीक है, बोथ।
पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी किसी जगह पर हम अध्ययन कर रहे हैं उसका में टोटल नंबर ऑफ आइटम, अगर हम कॉलेज, मेरा पॉपुलेशन है तो कॉलेज में जितने लोग मौजूद हैं वो हमारा पॉपुलेशन होगा। तो इसका क्या है कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसमें क्या है कि इसका एक जो भी पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, पॉपुलेशन अंडर स्टडी, जो भी स्टडी कर रहे हैं वो उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम जानते हैं बेल शेप्ड होता है जिसमें कि मीन के दोनों तरफ प्लस माइनस वैल्यूज होते हैं। तो ये क्या है कि इसमें ये सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक आते हैं जो कि डेटा, एक सर्टेन टाइप के डेटा होते हैं उनके आधार पर, उनके अजम्पशंस पर, उनकी मान्यता पर डेवलप किए गए हैं। तो ये मेजर जो है वो इसमें ये इसका मेजर कहाँ होता है, इंटरवल स्केल में। स्केल और स्कोर्स कहाँ से ड्रिवन होते हैं, नॉर्मल स्केल्स एंड स्कोर्स आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, और स्केल कौन सा होता है, इंटरवल स्केल। ठीक है, तो पैरामेट्रिक में क्या है कि ये बताता है कि पॉपुलेशन का जो भी प्रॉपर्टी है वो क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि मतलब पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये -3 to +3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक होता है इसका स्प्रेड, और यूनिमोडल शेप होता है। मतलब इसका यूनिमोडल शेप का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर ऐसे करके जो हम यूनिमोडल शेप में क्या है, यहाँ सीधा नहीं हुआ, यहाँ पर मीन मीडियन मोड जो होता है और मीन मीडियन मोड कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, एक ही पर कोइंसाइड करते हैं। इसके अलावा क्या है कि ये वेरियस पॉपुलेशन का सेम वेरिएंस होता है, वेरिएंस का रेशियो सेम होता है, ये सैंपल इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये किसी भी इवेंट या आइटम का टोटल पॉपुलेशन से जो भी अकरेंस का चांस होता है वो इक्वल होता है, इसलिए ये रैंडमाइज्ड नेचर होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि ये जो assumptions है कि द वेरिएबल बीइंग स्टडीड, ये क्वेश्चन में जो हमारे पास आया है, तो जो अध्ययन किया जा रहा है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है। दूसरा है स्कोर्स जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी हमने बताया। और तीसरा है कि वेरिएंसेस ऑफ ऑल ग्रुप्स आर इक्वल, अभी हमने सारे इसका सिम्टम्स को अध्ययन किया। तो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द assumptions ऑफ अंडरलाइंग यूज ऑफ पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। तो हमने पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की विशेषताओं को देखा और उसको इस पर इम्प्लीमेंट किया, तो हमें ये तीनों मिले, जिसमें क्या है, पहला, तीसरा और चौथा। तो आंसर इज बी। तो आंसर इज बी। तो हमें पता चला कि जो भी पैरामेट्रिक होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसमें इंटरवल स्केल होता है, और उसमें मीन, मोड, और मीडियन सब कोइंसाइड करते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें वेरिएंस ऑफ ऑल ग्रुप्स आर इक्वल। ये सारी चीजें हमने देखा। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस of a defined domain is termed as, परिभाषित डोमेन के प्रदर्शन के मानक को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर पहले सबसे हमें जानना है कि परिभाषित डोमेन क्या होता है। तो इवैल्यूएशन, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, तो किसी भी चीज को हम इवैल्यूएट करेंगे तो प्रदर्शन के मानक को क्या कहेगा, कि अगर स्टूडेंट, इवैल्यूएशन क्या है, पहले हमें ये जानना होगा कि इवैल्यूएशन एक मेथड है, उसमें हमें ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया गया क्या उन्होंने सीखा। तो ये किसी भी लेसन को पढ़ाने के बाद किया जाता है। तो जो टूल है, इवैल्यूएशन एक टूल है जो कि लर्निंग आउटकम को मेजर किया जाता है। इसमें बहुत सारे टूल यूज होते हैं जो लर्निंग आउटकम को, लर्नर के लर्निंग आउटकम को मापते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज है। पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो आर्टिस्टिक पीस है या रिटन वर्क ऑफ द स्टूडेंट है। यहाँ पर क्या बताता है कि स्टूडेंट
इसमें लेटर्स इन द पोर्टफोलियो उसमें हो सकता है, पोर्टफोलियो में। फिर इसमें ग्राफ्स हो सकते हैं। पोर्टफोलियो में क्या क्या हो सकता है? पोर्टफोलियो जो है ये रिटन वर्क ऑफ स्टूडेंट है। वर्क, इसमें क्या क्या चीज हो सकता है? ग्राफ, डायग्राम, पिक्चर्स एटसेट्रा, जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, स्लाइड शेयर पावर पॉइंट, ये सब लिख के ही बनता है, इसलिए ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। ये रिकॉर्डिंग भी हो सकता है, स्टूडेंट का रीडिंग, या फिर उनका एसे, पोएम, जो भी रिटन है, एसे, पोएम, ये सारी चीजें आप लिखेंगे तो बहुत सारा लिस्ट हो जाएगा। फिर वीडियो टेप्स, लेबोरेटरी रिपोर्ट, कंप्यूटर। तो इसमें क्या है कि ये पोर्टफोलियोज जो होते हैं, इसमें उनके स्टूडेंट के रिटन वर्क होते हैं। इसमें ग्रोथ पोर्टफोलियो, शोकेस पोर्टफोलियो, इवैल्यूएशन पोर्टफोलियो सब होते हैं। अचीवमेंट टेस्ट। फिर आता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या है? ये 3 डायमेंशनल चार्ट पेपर है, 3D चार्ट। ये 3D चार्ट क्या बताता है कि प्लेसमेंट ऑफ ईच क्वेश्चन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव, कंटेंट एरिया एंड टेस्ट। तो ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस का बनता है, पढ़ाने के बाद टीचर्स बनाते हैं, तो उसमें सारा चीज पता होता है कि कितने तरह के कंटेंट किस यूनिट से लिए जाएंगे, किस तरह का क्वेश्चन होगा, शॉर्ट आंसर होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा कि लॉन्ग आंसर होगा, इसके अलावा कितने मार्क्स का होगा। तो ये सारी चीजें बताते हैं। तो ये 3rd स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट है। इसमें अचीवमेंट टेस्ट के लिए जो टीचर क्वेश्चंस बनाते हैं, उसके पहले वो ब्लूप्रिंट बनाते हैं, और उसमें उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंटेंट एरिया होता है, और उसके मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ये ब्लूप्रिंट बनाना आसान आवश्यक होता है टेस्ट मेकर के लिए, ताकि वो उनको पता चल सके कि किस क्वेश्चन से वो किस ऑब्जेक्टिव को टेस्ट करेंगे, क्योंकि लर्निंग के पहले उनके पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसके उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो पढ़ाते हैं। तो वो फिर उसी ऑब्जेक्टिव के आधार पर क्वेश्चन सेट करते हैं पढ़ाने के बाद, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि किसमें कौन सा कंटेंट होगा, कितना मार्क्स होगा। बिना ब्लूप्रिंट के केवल वेटेज देने से ये सही नहीं होता, इसलिए ब्लूप्रिंट जरूरी है क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो ये टीचर्स का मसला हो गया। और फिर हमारा रूब्रिक्स जो है ये रह गया। तो ये रूब्रिक जो है ना, वो क्या है? रेटिंग सिस्टम है। रूब्रिक इज अ रेटिंग सिस्टम। ये रेटिंग सिस्टम है जो कि स्टैंडर्ड, ये बताता है कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस फॉर ए डिफाइंड डोमेन, मतलब किसी डिफाइंड डोमेन में क्या परफॉर्मेंस है, इसको बताता है रूब्रिक्स। इसमें क्या है कि किस लेवल पर स्टूडेंट की प्रोफिशिएंसी है, किसी भी टास्क को वो पूरा कर रहा है, किस लेवल पे, किस प्रोफिशिएंसी से, किस उत्कृष्टता के साथ वो अपना नॉलेज दिखा रहा है किसी सब्जेक्ट पर। तो रूब्रिक्स ये बताता है कि हर बच्चे का हर अलग अलग उद्देश्य पर जो उसका प्रोफिशिएंसी है उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो भी रूब्रिक्स आपने तय किया है, उस पर स्टूडेंट के क्राइटेरिया को, स्टूडेंट की प्रोफिशिएंसी को देखेंगे। मतलब किसी भी टाइप का रूब्रिक आप यूज करेंगे तो उसमें फेयर एंड सिंपल होना चाहिए। इसमें क्या है कि स्टूडेंट का सब कैटेगरी बना के रूब्रिक बनाने का क्या है कि एक्टिविटी हेल्प्स आइडेंटिफाई ग्रुप गोल्स और वर्क्स हार्ड टू मीट। क्राइटेरिया हमने बना लिया, उसको फिर हम लेबल करते हैं। जैसे कोई भी क्राइटेरिया बना के उसको फिर हम 4, 3, 2, 1 लेवल पर डालते हैं कि कम्युनिकेशन कैसा है स्टूडेंट का, ग्रुप में गोल्स का इफेक्ट, कम्युनिकेशन का जो गोल था या जो भी मतलब कमिटमेंट था, ये ग्रुप गोल का ये कहाँ तक पूरा हुआ, या फिर कमिटमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स और असाइंड रोल पूरा किया कि नहीं। मान लीजिए स्टूडेंट को दिया गया है, कुछ रोल दिया गया है और कमिटमेंट दिया गया है ग्रुप के गोल्स के प्रति, तो किस व्यक्ति ने कहाँ तक पूरा किया, किस बच्चे ने कहाँ तक पूरा किया, किसने नहीं किया, ये सारा चीज ग्रुप गोल्स के तहत वो काम किया कि नहीं, इसके हिसाब से इसको रेटिंग दी जाती है। तो ये रूब्रिक्स कहलाता है। और अचीवमेंट क्या होता है? अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा बच्चों को
कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो पढ़ाया गया उसमें बच्चे ने कितना ग्रहण किया, ये अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा पता होता है। एक लेसन पढ़ाया गया, उसके बाद टेस्ट लिया गया और उसमें फिर देखा जाता है कि स्टूडेंट को जितना जरूरी था पढ़ाया गया, जो ऑब्जेक्टिव लेके टीचर ने पढ़ाया वो पूरा हुआ कि नहीं। तो स्टूडेंट की लर्निंग को मॉनिटर करना और उसको फीडबैक देना ही अचीवमेंट होता है। तो हमारे यहाँ आंसर है रूब्रिक्स। तो अलग कलर से लिख दें, तो आंसर इज रूब्रिक्स। आंसर ही लिखते हैं, ठीक है। रूब्रिक एक रेटिंग सिस्टम है, रूब्रिक रेटिंग सिस्टम है जो कि जिसके द्वारा टीचर बच्चे के स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को जांचते हैं एक डिफाइंड डोमेन में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। ऑन द बेसिस ऑफ लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस, जिसको FIAC भी कहते हैं, ये इन ए 10x10 ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स, इसमें 10x10 का ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स इस तरह का बनता है जिसमें कि 10 रो 10 कॉलम होते हैं। ऐसे ऐसे करके 10 तो और फिर 10 रो 10 कॉलम भी बनते हैं, ठीक है। अच्छे से बन नहीं रहा है क्योंकि पेन इधर उधर भाग रहा है। तो इस तरह का वो बना होता है। 1 2 3 4 कैटेगरीज यहाँ होते हैं इस तरह से, और इधर भी 2 3 4 1 2 3 4 होता है इस तरह से। और यहाँ पर फिर होता है, यहाँ से 1 करते हैं, ये कैटेगरी को रहने देते हैं। तो 1 1 1 2 इस तरह से लिखा जाता है। फिर 2 1 2 2, ये बहुत डिटेल हो जाएगा, इसको अभी हम लोग खाली बस समझने के लिए। इसी तरह का ये 10 तक बना रहता है, 10 तक पूरा कैटेगरी बना होता है, ठीक है। तो ये फ्लैंडर्स का जो इंटरैक्शन है ना, ये क्या बताता है मुझे वो समझाना है। कंटेंट क्रॉस रेशियो CCR, टीचर टॉक रेशियो TTR, प्यूपिल टॉक रेशियो PTR, स्टेडी स्टेट रेशियो SSR। मतलब सामग्री क्रॉस अनुपात, शिक्षक टॉक अनुपात और छात्र टॉक अनुपात और स्थिर राज्य अनुपात। इसमें से क्या होता है कि कंटेंट क्रॉस रेशियो में कंटेंट के बारे में बताते हैं, टीचर का टॉक बहुत सारा इंपॉर्टेंट है तो उसमें फिर हम इसको देखते हैं। और उसके बाद है प्यूपिल टॉक रेशियो और उसके बाद आता है स्टेडी स्टेट। तो ये जो है ना, ये तकनीक 1955 में 1960 के बीच मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर NA फ्लैंडर के द्वारा विकसित किया गया था। यह एक अवलोकन ऑब्जर्वेशन का तकनीक है जिसे 10 श्रेणी में कक्षा की बातचीत को रिकॉर्ड करती है। 10 बना होता है, 10 इधर से 10 कॉलम 10 कॉलम 10 ये होता है, ठीक है। यह प्रणाली केवल शिक्षकों के मौखिक व्यवहार को मापती है, ठीक है। इसमें बताया है कि बच्चों के दृष्टिकोण को भी मापा जाता है और विद्यार्थियों के कार्रवाई की संख्या। इसमें मैट्रिक्स में डेटा रिकॉर्ड किया जाता है और इस मैट्रिक्स में अगर इसमें इसका कैलकुलेशन हम लोग अलग से देखेंगे कभी बाद में, अभी कैलकुलेशन देखने का वक्त नहीं है। तो इसमें क्या करता है कि इसका आंसर यह है यही कि ये स्टेडी स्टेट रेशियो को देखता है, ठीक है। फ्लैंडर्स पर अलग से बनाया जाएगा और उसके बाद उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें टीचर का टॉक रेशियो को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मतलब उसका कैलकुलेशन किया जाता है। ए टीचर इंटेंड्स टू कंडक्ट रेमेडियल क्लासेस for some students who are not responding satisfactorily. Which type of evaluation would undertake for choosing the students for
his remedial classes. So it is नैदानिक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है ना, वो स्टूडेंट के, अगर स्टूडेंट क्लास में सही से जवाब नहीं दे रहा है तो टीचर का काम है कि वो रेमेडियल क्लास ले, उनके लिए सुधारात्मक कक्षाओं की व्यवस्था करे। लेकिन इसके पहले उसे क्या करना होगा कि वो टीचर को पहले देखना होगा कि बच्चे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में 3 फेज होता है। इवैल्यूएशन कब होता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट के लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सिस्टमेटिक वे है कि पहले इंफॉर्मेशन किया जाए स्टूडेंट की लर्निंग के लिए। तो ये डिफरेंट स्टेज जो है टीचिंग लर्निंग का, उसमें पहला है प्री एक्टिव स्टेज, फिर इंटर एक्टिव स्टेज, फिर पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो प्री एक्टिव में क्या होता है कि टीचर्स गोल फिक्स करता है और पढ़ाने के तरीका को फिक्स करता है। और इंटरएक्टिव में टीचर स्टूडेंट्स को डायग्नोज करता है और फिर उसके बाद एक्शन रिएक्शन करता है। और तीसरा स्टेज में टेस्टिंग डिवाइस और उसके बाद टेस्टिंग करता है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टीचर को हेल्प करता है इंडिविजुअल का, किसी भी स्टूडेंट का वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानना किसी सर्टेन कोर्स में। ये कब होता है? जब लर्निंग डिफिकल्टी किसी बच्चे में लगातार दिख रहा है और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जो कि हर लेसन को पढ़ाने के बाद जो इवैल्यूएशन किया जाता है उससे वो सुधर नहीं रहा है, तब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है। पता किया जाता है कि आखिर इसको पढ़ने में कहाँ कठिनाई हो रही है और वो नहीं पढ़ाई को पूरा कर पा रहा है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मेन एम है कि लर्निंग में क्या प्रॉब्लम है उसको जानना और उसको फिर उसके सुधार के लिए एक्शन या प्लान करना। तो ये क्या है कि ये लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और इसका उद्देश्य होता है कि स्टूडेंट्स की डिफिकल्टीज को समझना और उसके बाद रिमेडियल क्लास लेना। समेटिव इवैल्यूएशन हम जानते हैं कब होता है? जब परीक्षा के लिए ये इवैल्यूएशन एंड ऑफ द टर्म या पढ़ाई के खत्म होने पर जब दूसरे क्लास में बच्चे को प्रमोट करना होता है तब होता है। ये टेस्टिंग पीपल का, ये स्टूडेंट का अचीवमेंट एनुअल एग्जाम के द्वारा होता है, हाफ ईयरली एग्जाम के द्वारा होता है या बोर्ड एग्जाम के द्वारा। इसमें बच्चे को रैंक दिया जाता है, ये क्लास, उसके बाद उसको अच्छी दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर भी किया जाता है और प्रमोट किया जाता है, रैंकिंग दी जाती है। ये नेगेटिव टाइप का होता है, इसमें बच्चों को निराशा भी आती है, ये जजमेंटल होता है और ये रिगार्डिंग द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट होता है। उसके बाद है कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन जो होता है वो कहता है कि कॉम्पिटेंसी जो होता है बच्चों में उसको बताता है कि जज द किसी भी चीज़ का कॉम्पिटेंसी टेस्ट किया जाता है कि किस चीज़ में बच्चा ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। मान लीजिए कि किसी बच्चे का कॉम्पिटेंसी टेस्ट करना है कि नंबर्स को अगर कोई, तो बच्चों के लिए कोई एक्टिविटीज करा के उससे हम कॉम्पिटेंसीज को जज कर सकते हैं किसी तरह का एक्टिविटी के जरिए। और असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो क्या है कि बच्चों का रिटेन वर्क, आर्टिस्टिक वर्क सबको हम जब देखते हैं और उनकी एंट्री को जब हम डिसाइड करते हैं ग्राफ, डायग्राम, पिक्चर, डिजिटल स्लाइड शो के द्वारा जब उनको हम देखते हैं या जज करते हैं तो इसको हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज। अगला क्वेश्चन है, इन पोर्टफोलियो असेसमेंट विच of the following should be given priority? The specific nature of activities to be performed, the forms of following which activities have to be regulated, or the duration of time allowed for completion of portfolio, or the rubrics in terms of which portfolio is। तो इसका आंसर भी rubrics होगा। अभी हमने इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किया है। इसमें देखिए एक ही टर्म के एक ही एग्जाम में दो बार rubrics से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पोर्टफोलियो तो हम जान गए जिसमें रिटन वर्क होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ग्राफ, डायग्राम, ये सारी चीज़ें होती है, जर्नल राइटिंग, फोटो, स्केच। असेसिंग पोर्टफोलियोज क्या होता है? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है कि हम जिनके संदर्भ में पोर्टफोलियो को जज किया जाता है। तो ये हुआ कि रूब्रिक्स के हिसाब के द्वारा पोर्टफोलियो को हम जज कर सकते हैं। और ये जो पोर्टफोलियो को हम जज करते हैं तो वो उसमें बहुत सारे बिहेवियर को भी हम लेते हैं, परफॉर्मेंस को लेते हैं, रिटन रिपोर्ट, ऑब्जेक्ट, फोटो, पिक्चर। ये जो है बच्चों के परफॉर्मेंस को जज करता है किसी क्राइटेरिया के आधार पर रूब्रिक्स के द्वारा।
इसमें वाइवा वोस एग्जाम भी अरेंज किया जा सकता है रूब्रिक्स के साथ, ताकि बच्चों को असेसमेंट ऑल राउंड हर डायमेंशन में उनको असेस किया जा सके। तो किसी भी ग्रुप एक्टिविटी को जब हम असेस करते हैं, किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को, तो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सिंगल टूल से नहीं असेस किए जा सकते, इसलिए पोर्टफोलियो असेसमेंट प्रायोरिटी इसमें रूब्रिक्स को दिया जाता है। So that's all for today. Thank you.